हेलो स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट्स डिस्कस चैप्टर 9। आज हमारा लास्ट सेशन है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स थैंक bankofbiology.com बिकॉज वी आर यूजिंग देयर पीडीएफ। सो लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, कैसे एंजाइम्स जो हैं रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करते हैं, दैट वी हैड सीन। उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन भी पढ़ा था, व्हाट वर द 4 steps दैट वी हैड डिस्कस्ड। Now in today's session we will discuss the factors which affect enzyme activity। कौन कौन से factors enzyme की activity को affect करते हैं, that we have to discuss। तो ये दो ग्राफ आपकी NCERT बुक्स में बने हुए हैं, which are showing the effect of pH and temperature on the effect of enzyme activity। जैसे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये एंजाइम एक्टिविटी है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर बहुत लो होगा या टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो यू कैन सी एंजाइम एक्टिविटी दोनों एक्सट्रीम्स में बहुत कम है। और जो मीडियम रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, मीन्स 20 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रेंज है, ड्यूरिंग दैट टेम्परेचर रेंज एंजाइम्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दे शो देयर मैक्सिमम एक्टिविटी, और वी कैन से दैट दे शो देयर ऑप्टिमम एक्टिविटी। तो अगर कोई भी हम एंजाइम ले रहे हैं, जनरल हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। मीडियम रेंज ऑफ टेम्परेचर में दे शो देयर मैक्सिमम एक्टिविटी। तो ये जो ग्राफ है इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में है। जैसे हमें पता है कि लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, सो वी यूज़ दिस टेक्निक इन आर डेली लाइफ। जैसे आपने देखा होगा आपकी मदर्स ने कोई फूड कुक करा है, ठीक है, जो भी फूड लेफ्ट ओवर है, बच जाता है, उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो फूड को फ्रिज में रखने का क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर आप उसको बाहर रख दोगे देन द फूड माइट गेट स्पॉइल्ड। लेकिन अगर आप उसको फ्रिज में रख रहे हो तो जो भी फूड स्पॉइलेज के लिए बैक्टीरिया, फंजाई रिस्पॉन्सिबल है, उनके एंजाइम्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लो टेम्परेचर पे जो फूड स्पॉइलेज के बैक्टीरिया या फंजाई हैं, उनके एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। अगर एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फूड स्पॉइलेज नहीं होगा एंड योर फूड विल रिमेन हेल्दी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आपका फूड स्पॉइल नहीं होगा, योर फूड विल बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो हम अपनी डेली लाइफ में इस कंसेप्ट को बड़ा यूज़ करते हैं। हमें पता है लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स काम नहीं करते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। लो टेम्परेचर पे जो हम फ्रिज वगैरह में फूड रखते हैं, उसका मेन लॉजिक यही है। उसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस कि हाउ डू वी यूज़ दिस हाई टेम्परेचर कंसेप्ट। अगर हाई टेम्परेचर है तो हमें पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। 99.9% एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं। एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन्स के बने हुए हैं और हाई टेम्परेचर पे जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर्ड हो जाता है। डीनेचर्ड का मतलब है, जैसे आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि जो एंजाइम्स होते हैं उनका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। तो डीनेचर्ड होने का मतलब है कि जो उनका स्ट्रक्चर था वो पूरा डैमेज हो जाएगा। जो टर्शरी स्ट्रक्चर था वो प्राइमरी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम्स का मोस्टली टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। तो उनका जो भी शेप थी, स्पाइरल था, कॉयल था, 3D स्ट्रक्चर था, वो पूरा चेंज होके स्ट्रेट चेन में चेंज हो जाएगा। और जब उनका स्ट्रक्चर टर्शरी से प्राइमरी में चेंज हो गया तो ऑब्वियसली जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिव साइट की शेप नहीं रहेगी, वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड ही नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे स्ट्रेट चेन में चेंज हो गए तो, एंड दे विल नॉट बी एबल टू शो द इफेक्ट। तो इसको भी हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हमें पता है हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर्ड हो गया है, अब वो अपनी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकता है, इसको भी हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे एवरी डे यू माइट हैव सीन की जो आपकी मदर्स हैं जब मार्केट से मिल्क लेकर आती हैं तो मिल्क को पूरा अच्छे से बॉईल करती हैं। जब आप मिल्क को बॉईल करोगे तो उस मिल्क में जो भी फूड स्पॉइलेज वाले बैक्टीरिया, फंजाई के एंजाइम्स थे वो सारे डीनेचर्ड हो जाएंगे, उनका टर्शरी स्ट्रक्चर प्राइमरी में चेंज हो जाएगा और जो हमारा मिल्क है वो स्पॉइल नहीं होगा। देन सिमिलर इज़ द स्टोरी ऑफ पीएच, कि अगर हम पीएच का ग्राफ देख रहे हैं तो लो पीएच पे और हाई पीएच पे, वेरी एसिडिक वेरी बेसिक पीएच पे एंजाइम्स का जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी होता है, रेट ऑफ एक्टिविटी है, वो बहुत लो है। जो मीडियम रेंज ऑफ पीएच होता है 4 to 8, उसी रेंज में मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर शोइंग मैक्सिमम एक्टिविटी। उसके बाद ये वाला ग्राफ आपको, अच्छा नेक्स्ट पेज पर है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये वाला जो हमारा ग्राफ है जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है, प्लीज़ जब इस टॉपिक को रीड करोगे बुक से इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। नाउ इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमने पैरामीटर लिया है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन।
वाई एक्सिस पे हमने पैरामीटर लिया है रेट ऑफ रिएक्शन। तो और इस ग्राफ में एक चीज़ और है कि जो हमारा एंजाइम का अमाउंट है वो है कांस्टेंट, मतलब एंजाइम हमने कांस्टेंट ही लिया है। ओके, और हम इफेक्ट देख रहे हैं कि अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका इफेक्ट क्या होगा। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो चुका है। उसके बाद आप जितना मर्जी एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं इंक्रीज होगा। सो दिस रेट विल बी कॉल्ड वी मैक्स। वी मैक्स मतलब है मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, इससे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। अब ये जो ग्राफ है ये फर्स्ट टाइम दो साइंटिस्ट ने प्लॉट करा था और उन्होंने एक कांस्टेंट बनाया, के एम कांस्टेंट। इसके बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट यू शुड नो कि इसको बोलते हैं माइकलीज मेंटन कांस्टेंट। यही वो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस ग्राफ को सबसे पहले बनाया था, मतलब इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन दी एंजाइम एक्टिविटी स्टडी करा था। तो उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने कांस्टेंट बनाया, के एम कांस्टेंट। अब ये के एम क्या है, जो हमारी वी मैक्स थी, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है, उसकी हाफ वैल्यू हम लेते हैं और उसको यहाँ पे देखते हैं, फिर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे जाके कट कर रही है। तो जहाँ पे भी कट करेगी उसको हम बोलते हैं के एम। अब के एम का मतलब है कि ये वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा। डेफिनेशन में आपको भी ग्रुप पे भेज दूंगी। सो व्हाट इज द के एम वैल्यू रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो अब ये जो के एम वैल्यू है, क्या हम इससे एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम जज कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में टर्नओवर नंबर वाला न्यूमेरिकल करा था। सिमिलर वे में मानो कि जैसे हमें 3 एंजाइम्स गिवन है, x1 x2 x3, दीज कुड बी एनी 3 एंजाइम्स विच आर गिवन, और इनकी के एम वैल्यू हमें मैंशनड है। के एम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रही है। मिली मोल में भी हो सकता है, तो लेट्स से इसका के एम वैल्यू 5 मिली मोल है, इसकी जो के एम वैल्यू है वो 10 मिली मोल है, इसकी लेट्स से 50 मिली मोल है। और अब हमसे पूछा जाएगा कि आउट ऑफ दीज 3 एंजाइम्स विच एंजाइम इज़ द मोस्ट एफिशिएंट। तो आप वो टर्नओवर वाला लॉजिक लगाओगे तो आपको लगेगा कि जिसकी सबसे हाईएस्ट के एम वैल्यू है शायद वही सबसे एफिशिएंट एंजाइम होगा, बट यहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे के एम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? के एम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के लिए कितनी एफिनिटी है, मतलब कितनी जल्दी वो अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है। तो जो एंजाइम कम सबस्ट्रेट में भी, कम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके रेट ऑफ रिएक्शन को मैक्सिमम के हाफ पर ले आएगा, वो एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी और के एम वैल्यू एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाते हैं। के एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, मतलब जितना के एम वैल्यू कम होगी एंजाइम उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू है x1 की, तो इसका मतलब जो हमारा मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम है वो है x1। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है एफिशिएंसी और के एम वैल्यू का, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो जिस एंजाइम की सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम होगी उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। Once again, I am telling you what is the full form of Km, Michaelis Menten constant, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो यहाँ पे लोअर द Km वैल्यू मोर एफिशिएंट इज द एंजाइम। ये दो कंसेप्ट्स आपको एकदम माइंड में सेट करने हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक एनसीईआरटी में मेंशन्ड है दैट इज़ दी कंसेप्ट ऑफ इनहिबिशन, कि इनहिबिशन होता क्या है। अब देखो इनहिबिशन वर्ड का जब हम मीनिंग समझ रहे हैं, इनहिबिट वर्ड आपने इंग्लिश में भी यूज़ करा होगा। इनहिबिट मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना, इनहिबिशन प्रोसेस का नाम हो जाएगा। इनहिबिटर जो इनहिबिशन कर रहा है उस पर्सन को या उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे। तो इनहिबिट वर्ड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। तो यहाँ पे भी हमारे उसमें इनहिबिटर होते हैं, मतलब किस, जैसे इस वाले डायग्राम पे हमें फोकस नहीं करना, ये वाला इनहिबिशन प्रोसेस हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का प्रोसेस है। अब ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है
यहाँ पे हम समझते हैं, थोड़ा सा एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ेगा। मान लो ये पूरा भी ग्रे कलर से कवर्ड है और ये पूरा एक एंजाइम है, ठीक है। ये इस एंजाइम का नेचुरल सबस्ट्रेट है और ये उस सबस्ट्रेट से मिलता जुलता एक और मॉलिक्यूल है जो कि इनहिबिटर है, ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी कोई एंजाइम है, अगर उसका सबस्ट्रेट उसके पास अवेलेबल है तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है। नाउ लेट्स इमेजिन दैट दिस इनहिबिटर गेट्स अटैच विद द एंजाइम। तो अगर इनहिबिटर एंजाइम के साथ अटैच्ड हो जाएगा तो उसने एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी उसको पूरा ब्लॉक कर दिया है। उसके साथ जब वो बाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल सबस्ट्रेट तो है नहीं, ये सबस्ट्रेट से मिलता जुलता कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, तो जैसे ही वो आके बाइंड होगा, एंजाइम उसको प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं कर पा रहा है। प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा तो वो हमेशा के लिए, मतलब काफ़ी टाइम के लिए उस साइट के साथ अटैच हो गया, उस साइट को उसने ब्लॉक कर दिया। अब एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी वो ब्लॉक हो गई, जो नेचुरल सबस्ट्रेट था वो उसके साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो जो एंजाइम नॉर्मली रिएक्शन कर रहा था, मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा था, वो रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगी। मीन्स नाउ एंजाइम इज नॉट एबल टू डू इट्स नॉर्मल जॉब, मीन्स इट इज नॉट एबल टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। सो दिस टाइप ऑफ फिनोमिनन, जहाँ पे कि एंजाइम के सबस्ट्रेट के से मिलता जुलता कोई मॉलिक्यूल है जिसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर नेचुरल सबस्ट्रेट्स को रिजेंबल करता है, वो आके एंजाइम की साइट के ऊपर बाइंड हो जाता है और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने दे रहा है और एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस विल बी नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रोसेस है, इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी बुक में एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सा गिवन है एनसीईआरटी में। दे हैव गिवन द नेम ऑफ एन एंजाइम SDH, MDH मसाला नहीं, SDH, सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ये इस एंजाइम का नेम है। और ये एंजाइम क्योंकि सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज है तो इसका जो नेचुरल सबस्ट्रेट होता है वो होता है सक्सीनेट। अभी आप 12th में या 11th में कहीं पे केमिस्ट्री में जब आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी तो आप सक्सीनेट का स्ट्रक्चर लर्न करोगे। COO नेगेटिव, CH2, CH2, COO नेगेटिव, ये सक्सीनेट का फॉर्मूला होता है। अब सक्सीनेट से ही मिलता जुलता एक और मॉलिक्यूल भी है विच इज कॉल्ड मैलोनेट। मैलोनेट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सब कुछ सेम है, बस एक CH2 कम होगा। CO नेगेटिव, CH2, CO नेगेटिव, इसमें 4 कार्बन थे, इसमें 3 कार्बन है, इसमें CO नेगेटिव, CH2, CH2, CO नेगेटिव था। इसमें सब कुछ सेम है, बस एक CH2 नहीं है। अगर इनकी शेप भी देखें तो ये भी कुछ इस टाइप की शेप होती है। इसकी भी जो शेप है मॉलिक्यूल की, मैलोनेट की, वो बिल्कुल कुछ इसी टाइप की शेप होती है। तो दोनों का शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है। तो दोनों में से जो भी ज़्यादा प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसलिए कहते हैं कि जो नेचुरल सब्सटेंस है सक्सीनेट और मैलोनेट, दोनों में से कौन सा एंजाइम के साथ बाइंड करेगा ये इनकी रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों में से ज़्यादा होगी वो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा। जैसे मान लो मैलोनेट की कॉन्सेंट्रेशन सक्सीनेट से ज़्यादा है किसी सेल में, तो ऑब्वियसली मैलोनेट जो है वो एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर देगा, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर सक्सीनेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो वो एंजाइम के साथ जाके बाइंड करेगा और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू होगी। सो आउट ऑफ द नेचुरल सबस्ट्रेट and inhibitor, which one is binding will be decided by their relative concentration। जिसकी concentration ज़्यादा है वो ही एंजाइम के साथ जो है वो बाइंड कर पाएगा। अब इस प्रोसेस को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कहाँ पे करते हैं, दैट वी हैव टू सी। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल या जो मेडिसिन्स बनाती हैं कंपनीज वो होती हैं, वो इस प्रोसेस को यूज़ करती हैं फॉर मेकिंग वेराइटी ऑफ मेडिसिन्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम कोई बैक्टीरिया है जिससे ह्यूमंस में कोई डिजीज़ हो रही है और ये उसकी एक्टिव साइट है, और ये उस बैक्टीरिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। कोई बैक्टीरिया जो ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज कर रहा है, ये उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अगर हमने इस एंजाइम की वर्किंग को स्टॉप कर दिया तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया किल हो सकता है, ठीक है। सो अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, इस एंजाइम को पूरा स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर इसका इस सबस्ट्रेट के ऊपर रिसर्च करेंगे। जैसे लेट्स से ये इसका नेचुरल सबस्ट्रेट है, फिर इसके सबस्ट्रेट से मैच करता हुआ कोई और मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करेंगे
लेट्स से उन्होंने ऐसा कोई मॉलिक्यूल बना दिया, ये भी यहाँ पे एक्टिव साइट पे बाइंड कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल बना दिया जो कि नेचुरल सबस्ट्रेट से ही उसकी शेप और साइज मैच करती है, और वो अगर दोनों प्रेजेंट होंगे, ये वाला भी एंजाइम के साथ बाइंड कर सकता है, ये भी बाइंड कर सकता है। अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया कि हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन नेचुरल सबस्ट्रेट से ज़्यादा कर दी, तो हमेशा यही एंजाइम के साथ आके बाइंड रहेगा, नेचुरल सबस्ट्रेट का बाइंड करने का नंबर ही नहीं आएगा। और जब ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा नेचुरल सबस्ट्रेट, तो प्रोडक्ट में वो चेंज ही नहीं होगा, मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है। एंड क्योंकि ये बैक्टीरिया का सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, और अगर उसकी रिएक्शन स्टॉप हो गई तो धीरे धीरे पूरा बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएगा। तो इसमें जैसे लेट्स से कि कोई फूड पॉइजनिंग है, या कोई भी बैक्टीरिया से कॉज होने वाला फीवर है, या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, उसकी कोई मेडिसिन है, तो जो मेडिसिन हम खाते हैं उसमें एक्चुअली जिस टाइप की वो डिजीज़ है, उस बैक्टीरिया के एंजाइम का कोई इनहिबिटर मेडिसिन में हो सकता है प्रेजेंट है। तो जब हम वो मेडिसिन ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में इनहिबिटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एंजाइम के नेचुरल सबस्ट्रेट के से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट इनहिबिटर विल बी मच मोर देन द नेचुरल सबस्ट्रेट। तो इनहिबिटर हमेशा एंजाइम के साथ जाके बाइंड करेगा, जो भी बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर रहा है उसके एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, एंड ऑब्वियसली इन दैट सिनेरियो जो बैक्टीरिया है दैट विल बी किल्ड। लेकिन इस केस में कुछ हमें प्रिकॉशंस भी लेनी होती है। जैसे डॉक्टर ने कहा है कि आपको मेडिसिन कोई प्रिस्क्राइब करी है जो इस टाइप के प्रोसेस के ऊपर बनी हुई है मेडिसिन, डॉक्टर ने बोला कि आपको ये मेडिसिन थ्राइस अ डे लेनी है, मीन्स एक डे में आपको 3 टाइम्स ये मेडिसिन लेनी है, यू हैव टू टेक इट थ्राइस अ डे, और आपको 7 डेज तक लेनी है, 7 डेज का कोर्स है, ठीक है। किसी को फीवर था, ओके, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन एंड फीवर, तो ये डॉक्टर ने डोसेज रिकमेंड किया कि आपने 3 टाइम्स अ डे लेनी है, 7 डेज लेनी है। लेकिन हो सकता है पेशेंट ने 2 डेज 3 डेज मेडिसिन ली, उसके बाद लेट्स से 3 नहीं, यहाँ पे इसको 5 करना पड़ता है, लेट्स से कि मिनिमम ये था, ओह सॉरी, ये तो डोसेज है, ये 3 ही रहेगा, नंबर ऑफ डेज तो 7 है। तो लेट्स से पेशेंट ने 2 या 3 डेज मेडिसिन ली, उसके बाद उसका फीवर जो है वो कंट्रोल हो गया या फीवर नहीं है, एंड द पेशेंट स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन। डॉक्टर ने बोला था आपको 7 डेज का कोर्स करना है, 7 डेज तक मेडिसिन लेनी है, बट पेशेंट ने 3 डेज के बाद मेडिसिन लेना बंद कर दिया, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल था, इनहिबिटर था, वो मेडिसिन के थ्रू ही आपकी बॉडी में जा रहा था। 7 डेज आप लेते तो बॉडी के अंदर जितना भी बैक्टीरिया था वो 100% किल हो जाता। लेकिन आपने 2-3 डेज के बाद ही मेडिसिन लेना बंद कर दिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आपकी बॉडी में इनहिबिटर जो था वो तो मेडिसिन के थ्रू ही जा रहा था। सो व्हेन यू विल स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन, gradually the concentration of inhibitor in the body will decline, and once the concentration of inhibitor will decline, तो जो उस एंजाइम का नेचुरल सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा, और फिर से रिएक्शन जो है वो शुरू होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो बैक्टीरिया 100% किल होना चाहिए था वो 100% किल नहीं होगा, मे बी 40% ही किल है। तो अगर आपने पूरा कोर्स नहीं किया तो मे बी आफ्टर 20 डेज और 1 मंथ और सो फिर से वही फीवर जो है वो दोबारा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जितना कोर्स वो प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको पूरा करना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से कोर्स बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, this we have all done. Then we have to discuss about classification and nomenclature of enzyme. 6 categories of enzyme हमारे syllabus में mentioned है। तो जब भी हम किसी enzyme का name लिखेंगे उसके लास्ट में सफिक्स लगता है ASE। सफिक्स आपको पता ही है, किसी वर्ड के लास्ट में जो लगता है, तो यहाँ पे सफिक्स लग जाएगा ASE। अब जैसे सलाइवरी अमाइलीज, ये नेम आप 10th क्लास से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे एंजाइम का नेम है सलाइवरी अमाइलीज। कैन यू सी लास्ट में ASE वर्ड लगा हुआ है। कोई और एंजाइम भी देख लो, लास्ट में ASE लगा हुआ, अनटिल एंड अनलेस कोई पुराना नेम नहीं है, जैसे पेप्सिन में नहीं लगा हुआ, क्योंकि पेप्सिन एक ओल्ड नेम है, जब तक साइंटिस्ट ने ये रूल बनाया था उससे पहले ही ये नेम दे दिया गया था, इसीलिए उसमें सफिक्स ASE नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर लास्ट में सफिक्स ASE मतलब न्यू नेम होगा तो दिस सफिक्स वुड ऑलवेज बी देयर। अब इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी है, एंजाइम की 6 कैटेगरीज होती हैं, इसी सीक्वेंस में आपको इसको लर्न करना है जिस सीक्वेंस में ये बुक में गिवन है, NCERT बुक में। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ दी ऑक्सीडो रिडक्टेज या डीहाइड्रोजनेज। जब चैप्टर 14 आप निकालना, आपकी बुक में चैप्टर 14 गिवन है, वहाँ पे वैसे हम ये एग्जाम्पल सारे दोबारा करेंगे,
उसमें एक ETC साइकिल गिवन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन गिवन है, 200 कुछ पेज पर है, लेट मी चेक। अच्छा ओके, 233 पेज पे दिस ETC साइकिल इज गिवन, तो उसको एक बार आप देखना। वहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज्ड हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में मूव कर रहा है। जब ETC हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 में, देयर वी विल सी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे लीनियरली वे में अरेंज्ड हैं, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर। तो जब इस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट पे ट्रांसफर होगा तो इसने तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड से थर्ड में जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो फिर इसका ऑक्सीडेशन हो गया, नेक्स्ट वाले ने एक्सेप्ट किया तो उसका रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट इज़ गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो फिर इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसने एक्सेप्ट किया तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो अगर कोई भी, जैसे ये दो हम स्टेप्स कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को जो एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, that enzyme will be belonging to the first category, that is the oxidoreductase। मतलब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर रहा है। यू कैन सी इट हियर, ये वाला पहले रिड्यूस था S, अब वो ऑक्सीडाइज हो गया, S डैश पहले ऑक्सीडाइज था, अब वो रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो कोई भी ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट द सेम टाइम कर रहा है, दैट एंजाइम विल बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी। तो ETC प्रोसेस में जो एंजाइम हेल्प करते हैं, दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद फिर सेकेंड कैटेगरी ऑफ एंजाइम है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज नेम से ही पता चलता है, जो मॉलिक्यूल को, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र कर रहा है। अगेन चैप्टर 14 का ही हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे एग्जाम्पल्स उसी चैप्टर में मोस्टली हैं। तो चैप्टर 14 में एक प्रोसेस मेंशन है, ग्लाइकोलाइसिस। वहाँ पे एक रिएक्शन है कि जो ग्लूकोज है वो ATP के साथ जब बाइंड करता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ADP। ये फॉस्फेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जो ATP है, मतलब एडेनाइन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच थे, एक फॉस्फेट ग्रुप ATP से ग्लूकोज में ट्रांसफ़र हो गया। तो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कराता है उसका नेम होता है हेक्सोकाइनेज। और ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को ATP से ग्लूकोज में ट्रांसफ़र कर रहा है। ट्रांसफ़र कर रहा है, इसका मतलब वो किस कैटेगरी का एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्रांसफरेज। ओके, यू कैन सी इट हेयर ऑल्सो कि देखो G मतलब फंक्शनल ग्रुप, उसने एक मॉलिक्यूल S में था पहले, ये G उसको S डैश में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब फंक्शनल ग्रुप एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र कर दिया। सो दिस कैटेगरी ऑफ एंजाइम विल बी कॉल्ड ट्रांसफरेज। देन वी हैव हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज वर्ड का मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो वर्ड मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो ऐसा एंजाइम जो वाटर को यूज़ करके लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर रहा है, दिस टाइप ऑफ एंजाइम विल बी कॉल्ड हाइड्रोलेज। जितने भी फूड डाइजेशन में एंजाइम्स हेल्प करते हैं, जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज है, ठीक है, और जितने भी एंजाइम है हमारे फूड डाइजेशन में, जितने भी एंजाइम हेल्प करते हैं, 99% हाइड्रोलेजेस कैटेगरी के हैं कि वो वाटर को यूज़ करके लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में स्प्लिट कर रहे हैं। तो हाइड्रोलेज कैटेगरी का एग्जांपल हो जाएगा सलाइवरी एमाइलेज या ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देन वी हैव फोर्थ कैटेगरी विच इज़ कॉल्ड लाइज। अब ये जो लाइज है ये भी मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहा है, हाइड्रोलेज ने भी ब्रेक करा, इसने भी ब्रेक करा, बट डिफरेंस ये है कि जो हाइड्रोलेज है वो मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए वाटर का यूज़ कर रहा है। ये वाला जो लाइज मॉलिक्यूल है ये दो काम करता है, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में ब्रेक कर रहा है बट वाटर नहीं यूज़ कर रहा, कोई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है। अभी आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पोर्शन आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, 11th में केमिस्ट्री में जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे, देन यू हैव टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ वेरियस रिएक्शंस। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट उस रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। तो जो लाइस है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको यूज़ करके वो लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में कई बार स्प्लिट कर देता है, या फिर कई बार वो मॉलिक्यूल को रीअरेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो X और Y को ज्वाइन कर दिया और कार्बन कार्बन को निकाल दिया, तो मॉलिक्यूल को कई बार रीअरेंज भी कर सकता है,
लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में ब्रेक भी कर सकता है, बट वो वाटर को यूज़ नहीं करेगा, रादर इट वुड बी यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म. अगेन इसका जो एग्जाम्पल है वो हमें चैप्टर 14 में ग्लाइकोलाइसिस वाले ही प्रोसेस में मिलेगा, एंड दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 229. एक बार फ्लो चार्ट देख लेना. वहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है कि जो फ्रक्टोस 1,6 बाइफॉस्फेट है, अभी हम ये प्रोसेस डिस्कस करेंगे 14 चैप्टर में, नो नीड टू वरी. और वो एक एंजाइम होता है जिसका नेम है एल्डोलेज. एल्डोलेज एक ऐसा एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है. तो ये जो एल्डोलेज है ये फ्रक्टोस 1,6 बाइफॉस्फेट को दो मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है. यू कैन चेक इट इन योर बुक. ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसमें कि 3 कार्बन है. एक और मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसमें भी 3 कार्बन है. तो मतलब 6 कार्बन, फ्रक्टोज में तो 6 कार्बन है, लार्ज मॉलिक्यूल है, उसको दो मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दिया जिसमें 3 कार्बन ईच है. तो दिस टाइप ऑफ एंजाइम जिसने वाटर को यूज़ नहीं करा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म यूज़ करके लार्ज मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दिया, रीअरेंज कर दिया दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ लाइज कैटेगरी. देन वी हैव आइसोमरेज. आइसोमर आपने पढ़ा ही होगा, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो ग्लूकोज में मैंने आपको बताया था CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड इसी चैप्टर में. जो फ्रक्टोज है उसमें कीटो ग्रुप होता है, अदरवाइज उनका फार्मूला सेम है. अगेन चैप्टर 14 ग्लाइकोलाइसिस सेम वे, उसमें एक रिएक्शन मेंशन्ड है, सेकेंड या थर्ड रिएक्शन है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है. अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, दोनों में 6 कार्बन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. तो जो एंजाइम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज कर रहा है वो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है. तो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटेलाइज कराता है उसको हम बोलते हैं हेक्सो आइसोमरेज. हेक्सो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन है और वो एक 6 कार्बन आइसोमर को दूसरे 6 कार्बन आइसोमर में चेंज कर रहा है. तो ये जो एंजाइम इस रिएक्शन को कर रहा है दैट विल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ आइसोमरेज. उसके बाद लास्ट कैटेगरी है लाइगेज. लाइगेज वर्ड का मतलब होता है लैटिन में जॉइन, इसका ऑपोजिट हो गया. यहाँ पे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स से उसको जॉइन करके लार्ज मॉलिक्यूल बना दिया जाता है. जैसे देखो यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिखी है, एक्स और वाई अलग था, एटीपी की एनर्जी यूज़ करके एक्स और वाई को आपस में जॉइन कर दिया. अब इसका जो एग्जाम्पल हमें पढ़ना है वो भी चैप्टर 14 में ही है. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 232. वहाँ पे एक प्रोसेस गिवन है TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल. उस साइकिल में देखना फर्स्ट ही स्टेप में मेंशन्ड है कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, वो जॉइन कर रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A से जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, और दोनों जब आपस में जॉइन होते हैं देन दे फॉर्म सिट्रिक एसिड. दिस सिट्रिक एसिड इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ये वाली रिएक्शन है हमारी, इसको देख लो अपनी NCERT बुक में निकाल के, पेज 232 पे गिवन है. तो जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है उसमें 4 कार्बन है, एसिटाइल को एंजाइम में 2 कार्बन है, दोनों को ज्वाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल बना रहा है जिसमें कि 6 कार्बन है, सिट्रिक एसिड बना रहा है. सो दिस एंजाइम विल बी बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ लाइगेज. दिस वी हैव ऑल डन. उसके बाद हम चैप्टर का लास्ट पोर्शन निकाल रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ है अबाउट को फैक्टर्स. हमें पता है एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस इन नेचर हैं, प्रोटीन्स की ही फोल्डिंग से बनते हैं, उनका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का. लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि अगर वो सिर्फ प्रोटीन पोर्शन के बनेंगे तो वो इनकम्प्लीट होते हैं. तो सच टाइप ऑफ इनकम्प्लीट एंजाइम, मतलब अगर सिर्फ प्रोटीन के बने होंगे, 3D स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ होगा, बट वो इनकम्प्लीट है, मीन्स दे कैन नॉट चेंज द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट. तो उनको कुछ फ्रेंड्स चाहिए, कुछ पार्टनर्स चाहिए. जब वो फ्रेंड्स या पार्टनर्स उनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे तब फिर वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर पाएंगे. तो ऐसे इनकम्प्लीट एंजाइम का जो फ्रेंड है, जो पार्टनर है, दैट विल बी कॉल कोफैक्टर. अब उसको अपना फ्रेंड पार्टनर मिल गया, दोनों ज्वाइन हो गए, यू कैन सी हियर कोफैक्टर एंजाइम ज्वाइन हो गया.
अब ये एंजाइम हमारा बन जाएगा हॉलो एंजाइम। हॉलो वर्ड मीन्स कंप्लीट। कंप्लीट एंजाइम होने का मतलब है कि अभी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है और इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। खाली एंजाइम होगा तो नहीं चेंज कर पाएगा, लेकिन जैसे ही उसको उसका फ्रेंड मिल गया, को फैक्टर मिल गया, तब फिर वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला बना के भी लिख सकते हैं, को फैक्टर प्लस एपो एंजाइम इनकम्प्लीट या इनएक्टिव कुछ भी आप लिख सकते हो इज इक्वल्स टू एक्टिव या कंप्लीट एंजाइम। ठीक है, मतलब उसको उसका पार्टनर मिल जाएगा, फ्रेंड मिल जाएगा, तब वो एंजाइम कंप्लीट है। अब वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। अब ये जो को फैक्टर्स हैं ये भी 3 टाइप के हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे। 3 टाइप के को फैक्टर्स हो सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, मतलब कोई ऐसा लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। तो ऐसा अगर कोई लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो एंजाइम के साथ टाइटली अटैच्ड हो जाता है। टाइटली अटैच्ड होने का मतलब है कि आप उसको जल्दी से उसको एंजाइम के साथ अलग नहीं कर सकते हो। टाइटली अगर वो अटैच्ड हो जाता है देन दिस टाइप ऑफ को फैक्टर विल बी कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये जो हीम लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी ये रिंग्स होती हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। देन सेकेंड टाइप का जो को फैक्टर है दिस इज दी को एंजाइम। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब उसमें भी ऐसे कार्बन हाइड्रोजन ये सब होंगे, बट ओनली डिफरेंस इज दैट ये वाला तो टाइटली अटैच था, ये वाला बहुत लूजली अटैच होता है। मतलब एंजाइम के साथ तभी तक अटैच होगा जब तक एंजाइम रिएक्शन कर रहा है। जैसे एंजाइम ने रिएक्शन करनी बंद करी तो ये जो प्रोस्थेटिक, ये जो को एंजाइम था, ये एंजाइम के साथ डिसोसिएट हो जाता है, इट सेपरेट्स फ्रॉम द एंजाइम। देन वी हैव थर्ड वन दैट इज कॉल्ड मेटल आयंस। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसको कुछ मेटल आयंस चाहिए अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे एक एंजाइम होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम। हेट्रोसिस सेल हमने पढ़ी है एनाबीना नॉस्टॉक में। हेट्रोसिस सेल क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, ये व्हाट दिस एंजाइम इज डूइंग इज इट इज कन्वर्टिंग द गैशियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और ये जो एंजाइम है इसको अपनी वर्किंग के लिए मोलिब्डेनम आयंस मस्ट है। अगर इसको मोलिब्डेनम आयंस नहीं मिलेंगे तो ये एंजाइम अपनी रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, यानी उसका को फैक्टर कौन है, मोलिब्डेनम आयंस है। सिमिलरली हमारी बुक में एक और एग्जाम्पल मेंशन है ADH, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अब ये जो एंजाइम है ये बॉडी में लिवर में प्रेजेंट होता है, अल्कोहल को ब्रेक डाउन करता है, एंड फॉर इट्स वर्किंग इट रिक्वायर्स जिंक आयन। तो अगर कोई भी ऐसा एंजाइम है जिसको अपनी वर्किंग के लिए मेटल आयंस रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब उसका को फैक्टर हो जाएगा मेटल आयंस। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं, बट इसमें डिफरेंस है कि ये वाला टाइटली अटैच्ड है एंड दिस वन इज लूजली अटैच्ड। ओके, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, एंड वॉट एवर योर डाउट्स आर देयर वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास।